आज हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर का टॉपिक है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेकंड टॉपिक है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। थर्ड टॉपिक है सेल की शेप एंड साइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन या मोर सेल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या तो वो एक सेल से या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। दे आर ग्रुप इनटू टू कैटेगरी, और इन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इन्हें हम दो कैटेगरी के समूहों में बांटते हैं। ठीक है, अब वो दो कैटेगरी कौन सी है? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। हम यूनिसेलुलर की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, चलिए देखते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिज्म वेयर इन ए सिंगल सेल कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म। होल ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वह ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो सिंगल सेल से बने होते हैं। बहुत लंबा हो गया इसके बारे में। अगर आप ऐसे ही कहेंगे तो आप कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोकैरियोट्स टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ईस्ट की बात करें, फंगी के उसमें आपका ईस्ट आता है, ये भी आपका यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर लिव इंडिपेंडेंटली इन नेचर, यह नेचर में इंडिपेंडेंटली रहते हैं। ठीक है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेस सच एज ऑब्टेनिंग फूड, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द लाइफ प्रोसेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सभी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होते हैं। लाइफ प्रोसेस जो हमारे लाइफ के जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि हम फूड जो ऑब्टेन करते हैं जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। रेस्पिरेशन में ब्रीद इन ब्रीद आउट की बात की जाती है, जिसमें हम सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं। मेटाबॉलिज्म जो हमारे जितने भी आप कह सकते हैं बायोलॉजिकल जितने एक्टिविटी होती हैं या केमिकल चेंजेज होती हैं। ठीक है, एक्सक्रिएशन जो हमारे बॉडी के वेस्टेज मटेरियल होते हैं हम अपने बॉडी से आउट करते हैं, तो ये सभी लाइफ प्रोसेस हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सभी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होते हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, कि यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंटली नेचर में रहते हैं और ये सभी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है मल्टीसेलुलर। दीज ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म ऑफ मेनी सेल। यह ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये मेनी सेल से फॉर्म्ड होते हैं, मीन्स मेनी सेल से बने होते हैं, बहुत सारे सेल से ये बने होते हैं। एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। हम ह्यूमन जो है वो भी हम क्या है, मल्टीसेलुलर है। प्लांट्स भी आपका क्या है, मल्टीसेलुलर है। अब देखिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस फ्रॉम सिंगल सेल। अब ऐसा नहीं है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो ऐसे ही उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो भी सिंगल सेल से बने होते हैं। सिंगल सेल से बने होते हैं। सिंगल सेल जब कई सारे सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं तो डिवाइड होते होते वो क्या करते हैं, ऑर्गन्स का या ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी सिंगल सेल से ही बने होते हैं। Here we write living cell has the capacity to perform certain basic function that are characteristic of all living organism. लिविंग सेल्स जो होते हैं वो कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने की उनके पास कैपेसिटी होती है। लिविंग सेल के पास ये क्षमता होती है
कुछ बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। कुछ बेसिक कार्य होते हैं, उनको कार्य को करने के लिए उनके पास क्षमता होती है, और यही जो कैपेसिटी है, यही लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम बात कर रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर की। डिवीजन ऑफ लेबर की जो बात की जा रही है, डिवीजन ऑफ लेबर जो सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, वो डिवीजन ऑफ लेबर को दिखाते हैं। अब आप कहेंगे यहाँ मजदूरों को डिवाइड किया जा रहा है क्या, डिवीजन ऑफ लेबर? नहीं, यहाँ मतलब जो है डिवीजन ऑफ लेबर का कि कार्य का डिवीजन मतलब फंक्शंस का डिवीजन, ठीक है। अब देखते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट ऑर्गन से बनी होती है। उनकी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शन करते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे एग्जांपल में कुछ ऑर्गन की देख लें तो स्टमक है। स्टमक का फंक्शन क्या है, फूड को डाइजेस्ट करना। हार्ट की बात करें तो हार्ट जो है वो ब्लड की पंपिंग का काम करता है। स्टमक का काम फूड को डाइजेस्ट करने का, तो वो वही कार्य करेगा, वो वही फंक्शंस करता है, ठीक है, वो उसका वही काम है फूड को डाइजेस्ट करना। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन, स्केलेटल मसल्स के द्वारा हमारी बॉडी मूव करती है और वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक हम जाते हैं। ये हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट ऑर्गन से बनी होती है और डिफरेंट ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। मीन्स हर एक ऑर्गन के फंक्शंस होते हैं और उनके फंक्शंस, उनके कार्य बटे होते हैं। आप ऐसे अगर समझना चाहें कि सपोज अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शंस को अरेंज करने के लिए बहुत चीज़ होती है, जैसे कि मैनेजमेंट का काम, ठीक है, कैटरिंग वगैरह का काम, बहुत सारे काम होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि उस प्रोग्राम को या उस फंक्शंस को करने के लिए, सही तरीके से बनाने के लिए आप जिस कार्य लायक जो व्यक्ति होता है उसे उस कार्य को बांट देते। अगर हलवाई का काम खाना बनाने का है तो आप हलवाई को खाना बनाने के लिए आप डिवाइड कर देते, हाँ तुम्हारा काम खाना बनाना है, तुम बनाओ। जो डेकोरेशन करने के उसमें आता है उसे डेकोरेशन का काम दे दिया जाता है कि आप डेकोरेशन का काम करें। तो इस तरीके से हर एक कार्य को करने के लिए अलग अलग व्यक्ति होते हैं और उनको वह कार्य बांट दिया जाता है, और जब वो व्यक्ति मिल करके अपने अपने कार्य को करते हैं तब जाके कहीं एक फंक्शन अरेंज हो पाता है। एक अच्छे से फंक्शंस को आप कर पाते हैं, अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या समझे कि हमारे बॉडी में जो डिफरेंट ऑर्गन है और डिफरेंट ऑर्गन के जो फंक्शंस हैं, जो कार्य हैं, वो बटे हुए हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि स्टमक का काम अगर फूड को डाइजेस्ट करने का है तो वो ब्लड की पंपिंग का काम करने लगे, और हार्ट का काम अगर ब्लड की पंपिंग का काम है तो वो फूड को डाइजेस्ट करने लगे। ऐसा नहीं है, जिसका जो कार्य है वो वही कार्य करता है। तो इसे ही हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, मीन्स कि फंक्शंस का डिवाइड हो जाना, ठीक है। तो अगर एक ध्यान से सोचिए कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट होते हैं और उनके जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो सेल के अंदर भी तो कई तरह के पार्ट होते हैं, जिस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं डिफरेंट पार्ट की, वो क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। तो जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं तो क्या उनके भी अलग अलग कार्य होते हैं? एकदम बिल्कुल होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर की तरह सेल के पास भी कई तरह के डिफरेंट पार्ट होते हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, और उन सेल ऑर्गेनल्स के अपने अपने क्या रहते हैं, फंक्शंस होते हैं और अपने अपने कार्य होते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, जैसे कि राइबोसोम
सेल ऑर्गेनल्स है, इसका काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। क्लोरोप्लास्ट फूड की सिंथेसिस करता है, राइबोसोम प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, क्लोरोप्लास्ट फूड की सिंथेसिस करता है। आप जानते ही हैं प्लांट अपना फूड बनाता है तो वो किस सेल्स में उसका फूड बनता है? क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के आसपास क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो एनर्जी को जनरेट करने का काम करती है। अगर आप न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का वो काम करता है और भी कार्य करता है। तो इस तरह देखते हैं कि सेल के अंदर जो पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनमें भी डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, उनके भी जो पार्ट्स हैं अलग अलग, उनके कार्य क्या हैं? अलग अलग हैं। तो इस तरह से सेल के अंदर जो ये पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ये एक साथ मिल करके एक साथ मिल के ये बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक बनाते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं? सेल। जैसे कि हमारी बॉडी के ऑर्गन मिल करके एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, उसी तरह सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं जिनके फंक्शंस अलग अलग हैं वो एक साथ मिल करके सेल को बनाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, मीन सेल के अंदर भी सारे फंक्शंस होते हैं और उनके पास भी डिफरेंट पार्ट होते हैं फंक्शंस को करने के लिए। अब यहाँ तक तो समझ में आपको आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं शेप, साइज और नंबर ऑफ सेल की बात करने। Here we write the shape of various cells vary considerably according to their functional properties. It can be, देखिए जो सेल के वेरियस सेल के जो शेप होते हैं वो कंसिडरेबली अकॉर्डिंग टू फंक्शनल प्रॉपर्टीज, उनके फंक्शंस के बेस पर ही उनकी स्ट्रक्चर्स, उनकी शेप होती है। ठीक है, आप ऐसे समझें कि जो सेल्स का जो शेप होता है वो कंसीडर किया जाता है, किसके बेसिस पे किया जाता है? सेल के फंक्शंस के बेस पे। अब या सेल के जो शेप होते हैं वो एलिप्टिकल होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं कुछ सेल जो होते हैं क्यूबिडाइल होते हैं, कुछ सेल पॉलीगोनल टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ कॉलमनर टाइप के होंगे, कुछ सेल फ्लैट होते हैं, कुछ सेल इरेगुलर होंगे, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे देखें, जैसे कि ये स्मूथ मसल सेल्स है, स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। अगर आप कहेंगे स्पिंडल शेप का है। ठीक है, इधर देखिए, ये आप स्फेरिकल शेप कह सकते हैं इसे। यहाँ पे अब आपका यहाँ पे है, ये लॉन्ग है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे, इधर से लॉन्ग तरह का है, यहाँ भी आप देखेंगे इस तरह का स्ट्रक्चर। तो ये है डिफरेंट टाइप या डिफरेंट शेप के सेल्स पाए जाते हैं। ये आपका स्पर्म सेल्स है, फैट सेल्स है, ओवम है जो स्पेरिकल या आप एक टाइप का कह सकते हैं, या एक टाइप का स्ट्रक्चर है, इसे ब्लड सेल्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आप नर्व सेल्स है। तो इस तरह से जो सेल के शेप होते हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द फॉलोइंग आर द फैक्टर द कंट्रोल शेप ऑफ द सेल। दो फैक्टर हैं कि जो सेल के शेप को कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है सेल फंक्शन। द शेप ऑफ सेल इज कंट्रोल बाय द फंक्शन। सेल के जो शेप होते हैं वो फंक्शंस के द्वारा कंट्रोल किए जाते। एग्जाम्पल, सेल ऑफ अमीबा एंड WBC आर इरेगुलर। इनके जो शेप होते हैं एक तरह नहीं होते, इरेगुलर होते हैं, मतलब कि ये बदलते रहते हैं। आप अगर इन्हें देखेंगे तो कुछ समय बाद इनका शेप कुछ अलग तरीके का दिखेगा, कुछ समय बाद कुछ अलग तरीके का दिखेगा, तो उसे इरेगुलर कहेंगे, मतलब वो एक तरह नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके फंक्शन के द्वारा, ये जैसे लोकोमोशन वगैरह या फूड कैप्चरिंग वगैरह करते हैं, तो उस तरह से इनके शेप भी क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। एज,
ओल्ड सेल आर जनरली, अगर एज फैक्टर भी है जो सेल के शेप को क्या करता है, फर्क इफेक्ट डालता है, एज। अब देखिए ओल्ड सेल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं कंपेयर टू किसके, यंग वंस। जो यंग सेल्स होते हैं, जो नए सेल्स होते हैं, अगर उनकी शेप देखी जाए तो उनकी शेप की साइज जो होगी वो छोटी होगी, लेकिन ओल्ड सेल्स की साइज क्या होगी, वो बड़ी होगी। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ओल्ड सेल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं यंग वंस के कंपेयर में। अदर फैक्टर इंक्लूड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी अलग फैक्टर है, सेल वॉल है, एक्सटर्नल प्रेशर है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर हैं कि जो सेल शेप पे इफेक्ट डालते हैं। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ सेल की। सेल में भी वेरी स्मॉल, सेल जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं या बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 U। जो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट सेल की साइज है, जो सबसे छोटी सेल की साइज है वो 0.U, ठीक है, इन डायामीटर है। यहाँ पे हम U को माइक्रोमीटर कहते हैं। जो हम सेल की साइज मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, तो माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, इन डायमीटर। द साइज ऑफ लार्जेस्ट सेल, जो लार्जेस्ट सेल होते हैं उनकी अगर देखा जाए तो 170 मल्टीप्लाई 135 मीन्स लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे है मिलीमीटर, इतने मिलीमीटर डायमीटर में होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनकी रेंज जो पाई जाती है वो 1 से लेके 10 UM, मतलब 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर के बीच में उनकी साइज होती है प्रोकैरियोटिक की। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की साइज की बात करें तो वो 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। और सबसे अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें तो ऑस्ट्रिच का एग माना जाता है कि ऑस्ट्रिच का जो एग है वो सबसे बड़े साइज का माना जाता है, लार्ज माना जाता है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है साइज ऑफ सेल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यहाँ देखिए प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये ध्यान रहे हमेशा, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि किसी चीज की स्टार्टिंग, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, अब यहाँ पे देखिए क्या है, दीज हैव प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं इनके पास, मतलब इस कैटेगरी में वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं कि जिसके पास इनकम्प्लीट सेल होता है और प्रिमिटिव होता है। मतलब जो सेल के अंदर के जो पार्ट होते हैं, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं या पाए ही नहीं जाते या एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अगर सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, वो भी मेन ऑर्गेनल, तो हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से कंप्लीट सेल्स नहीं है, इनकम्प्लीट है। द प्रोकैरियोटिक सेल हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। मेन यहीं पे इम्पॉर्टेंट लाइन आती है एक, कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। होता क्या है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो जेनेटिक उसमें इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, जेनेटिक जो मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर, वह जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो यही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होता है, ये मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो जब ये मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता तो जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो साइटोप्लाज्मा में इसी तरह से रहते हैं, ठीक है, इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। न्यूक्लियर मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट सिंगल क्रोमोसोम को कंसिस्ट करते हैं, विच इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द साइटोप्लाज्मा। उसी की बात होगी कि उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है किसके साथ, साइटोप्लाज्मा के साथ। डू नॉट कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को कंटेन नहीं करते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गए, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये कंटेन नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया टाइप के ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब आप समझ लीजिए कि जब सेल
सेल का बनना स्टार्ट होता है तो न्यूक्लियर जो पाया जाता है सेल के अंदर, तो उस न्यूक्लियस के पूरी तरह से बन गया, अगर न्यूक्लियस पूरी तरह से कंप्लीट बन गया तब तो वो यूकैरियोटिक हो जाएगा। लेकिन उसके पूरी तरह बनने से पहले का जो सेल का फॉर्म होता है, सेल का जो फॉर्म होता है वही प्रोकैरियोटिक कहलाता है। अब पूरी तरह कंप्लीट बनने के बाद जो सेल का फॉर्म होता है वो यूकैरियोटिक हो जाता है। तब उसमें कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक में आपके न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब सेल के अंदर न्यूक्लियस पूरी तरह से बना नहीं होता है तो उस समय जो सेल का फॉर्म होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक, यू मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स मतलब होता है न्यूक्लियस। अब इनकी बात कर लें, दीज हैव ए कंप्लीट सेल, इनके पास कंप्लीट सेल्स होते हैं। इस कैटेगरी में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कंप्लीट सेल्स के होते हैं। दीज सेल्स हैव ए फाउंड न्यूक्लियस, डीएनए एंड साइटोप्लाज्मा, इनके पास न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, साइटोप्लाज्मा भी होता है विथ राइबोसोम के साथ, माइटोकांड्रिया होता है, माइटोकांड्रिया प्रोकैरियोटिक के पास नहीं होता। द यूकैरियोटिक सेल फाउंड इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट, यूकैरियोटिक जो होता है वो यूनिसेलुलर में भी पाए जाते हैं और मल्टीसेलुलर में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात कर ली। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल स्ट्रक्चर पे आएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है? ऑल सेल हैव 3 मेजर फंक्शन रीजन। फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इनके पास, हर एक सेल के पास ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्मा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे अब डिस्कशन करेंगे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, अगर आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। हैव ए नाइस डे।